I did the most horrendous crime in the whole wide world. I hate those male. Wife and kids get raped. I would ask that you... Right. So I didn't kill them every day, did I? 4 जुलाई 1990 एक गाड़ी काफी तेजी से हाईवे के डिवाइडर में टकराती है। कुछ देर के बाद उस गाड़ी से दो औरतें बाहर आती हैं। इस वक्त उस हाईवे पे एक और औरत भी अपनी गाड़ी से गुजर रही होती है। वो इस एक्सीडेंट को देखती है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस जब वहाँ पुलिस आती है तो देखती है गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है। फिर जब गाड़ी के अंदर एग्जामिन करती है तो उन्हें दिखता है कि गाड़ी के अंदर कुछ खून के छींटे हैं और गाड़ी के अंदर ऐसा माहौल था जैसे एक्सीडेंट होने से पहले किसी तरह का हाथापाई हुआ उस गाड़ी के अंदर। पुलिस को गाड़ी के अंदर से खून से सना हैंडप्रिंट मिलता है। पुलिस गाड़ी के आसपास के सारे एविडेंस को कलेक्ट करती है और इसे इन्वेस्टिगेशन टीम को दे देती है ताकि वो इस कार के ओनर को और इस कार के एक्सीडेंट के कारण जान सके। 13 जनवरी 1989 फ्लोरिडा के डेटाउन बीच जंगयार्ड के घने जंगलों में पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, जिस वजह से उस बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। बॉडी पर पुलिस को 7 गनशॉट के निशान मिलते हैं। मर्डर स्पॉट से 3 किलोमीटर पुलिस को विक्टिम का कार मिलता है। कार के अंदर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था जिसके थ्रू पुलिस सस्पेक्ट तक पहुंच सके। कार के अंदर पुलिस को विक्टिम का सिर्फ एक आईडी कार्ड मिलता है जिसके थ्रू वो विक्टिम को आइडेंटिफाई करते हैं, विक्टिम के फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं इस केस के बारे में। विक्टिम का नाम रिचर्ड चार्ली था और वो 51 साल का था। पुलिस जब रिचर्ड के फैमिली को इन्वेस्टिगेट करती है तो रिचर्ड की फैमिली ये बताती है कि रिचर्ड हमेशा अपने साथ एक कैमरा कैरी किया करता था और वो कैमरा कार से मिसिंग है। तो पुलिस इस कैमरा की मिसिंग फाइल को इस केस के साथ अटैच कर देती है। ये कैमरा आगे जाके काफी मेजर रोल प्ले करता है। 3 जुलाई 1990 50 साल का ट्रोई अपने घर से निकलता है ग्रोसरी शॉप के लिए जो किसी घर से महज 1 या 2 किलोमीटर की ही दूरी पे था। अगले सुबह भी जब कोई वापस घर नहीं आता है तो इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस को जाके मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस ट्रोई की मिसिंग रिपोर्ट के हिसाब से शुरुआत में बस रूटीन प्रोसीजर ही फॉलो कर रही थी। क्लास लोकेशन चेक करना, कोई का कॉल रिकॉर्ड चेक करना एंड ट्रोई जिससे मिला था लास्ट टाइम उनसे इंटरोगेट करना। सारी इन्वेस्टिगेशन के बीच दूसरी कॉमन था एक लिंक कर रहा था कि ट्रोई को आखिरी बार हाईवे के पास देखा गया था। कुछ दिन के बाद पुलिस को कॉल आता है 441 यूएस हाईवे के जंगलों के बीचों बीच सर्च टीम को एक आदमी का डेड बॉडी मिलता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बॉडी का हाल ये साफ साफ बता रहा था कि वो काफी दिनों से वहां पड़ा हुआ था। पुलिस को उसके सर पे मल्टीपल गन शॉट के निशान मिलते हैं। पुलिस को उस बॉडी के आस पास ऐसा कोई भी सामान नहीं मिलता, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिलता जिससे वो उसे पहचान सके या उसे आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन बाद में बॉडी के फिंगरप्रिंट एंड कुछ मिसिंग रिपोर्ट के डिटेल से उसे पहचाना जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि इसके बाद इस केस का पूरा एंगल बदल गया। ये केस महज एक मिसिंग का नहीं रहा। पुलिस ट्रोई के केस से मिले हुए सारे एविडेंस को फाइल अप करती है, मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तो पुलिस को कुछ और सिमिलर मर्डर केसेस दिखते हैं जहाँ पे ऐसे ही कुछ लोगों का नाम एज अ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट किया जाता था, बट फर्दर वो लोग का बॉडी इसी हाईवे के पास मिला करता था। पुलिस को अब इन सारे केसेस के बीच में एक लिंक मिलने लगा था। ये पुलिस ट्रोई के केस से मिले हुए सारे एविडेंस को फाइल अप करती है तो पुलिस को कुछ सिमिलर केसेस मिलते हैं। कुछ और लोग अलग अलग शहरों से गायब हुए थे, उनके घर वालों ने भी उनके लिए मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया था और उनमें से कई लोगों की बॉडी हाईवे के पास घने जंगलों में मिली। कुछ चीजें इन केसेस में काफी ज्यादा कॉमन थी, जैसे जितने भी विक्टिम थे वो सारे मिडिल एज के थे। ज्यादातर लोग हाईवे के पास लास्ट टाइम लिखे थे एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका बिलोंगिंग जैसे कैमरा, आईडी कार्ड, वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें मिसिंग रहा करती थी। और जो सबसे ज्यादा कॉमन था इन केसेस में वो ये था कि जितने भी विक्टिम थे उन सभी को
22 कैलिबर पिस्टल से मारा गया था। इतने सारे लिंक सिर्फ एक ही चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे थे कि शहर में कोई सीरियल किलर है। अब पुलिस इसे महज एक कोल्ड ड्रिंक नहीं समझ रही थी। पुलिस इसको एक अलग एंगल से देखने लगी। पुलिस इस केस को लेकर अब अपनी अप्रोच बदल चुकी थी। पुलिस अब हर छोटे से छोटे बात को भी नोटिस कर रही थी। पुलिस अब ये नहीं पूछ रही थी कि इन सभी विक्टिम्स का डेथ कैसे हुआ। पुलिस ये पूछ रही थी कि आखिरी बार ये विक्टिम के साथ था। आखिर कौन है जो इतने सारे लोगों की जान ले रहा है। इस सवाल के साथ पुलिस ने हर उस इंसान से इंटरोगेट किया जो लास्ट टाइम इंजेक्शन से मिला था। पुलिस हाईवे के आसपास काफी ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा चुकी थी। पुलिस ने हाईवे के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दिया था। रास्तों में नाकाबंदी थी और हर एक गाड़ी जो हाईवे से गुजर रही थी उन्हें चेक करके और उनके ड्राइवर्स को इंटरोगेट किया जाता था। जैसे जैसे पुलिस सारे मूवमेंट्स को और सारे विक्टिम्स के केसेस को एनालाइज कर रही थी, ये क्लियर हो जा रहा था कि जितने भी सारे केसेस थे वो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। इस पॉइंट पे पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन को एक अलग डायरेक्शन में जाने का कोशिश किया। उन्होंने सोचा अगर किलर हाईवे पे अपना काम कर रहा है वो ऐसा इंसान होगा है जो हाईवे पे काफी इजीली घुल जाता होगा, काफी इजीली सेटल हो जाता होगा। पुलिस ने हाईवे के आसपास रहने वाले सभी लोगों के डेटा को निकाला, मोटेल, बार, ट्यूब स्टेशन और तब उनकी नजर एक और चीज पर पड़ी। विक्टिम के पास से जो चीजें मिसिंग थी उनमें से एक कार्ड एंड डेबिट कार्ड भी थी। अगर वो चीज मिसिंग है तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी हुआ होगा, उसका यूज मर्डर के बाद हुआ होगा। पुलिस ने विक्टिम के लास्ट ट्रांजेक्शंस को चेक करना शुरू की और पुलिस का शक बिल्कुल सही था। मर्डर के बाद भी इन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हो रहा था। पुलिस ने जिस जगह पे इनका ट्रांजेक्शन हुआ था वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि सस्पेक्ट एक नहीं बल्कि दो हैं, बट सस्पेक्ट का चेहरा इतना क्लियर नहीं था कि उन्हें पहचाना जा सके, जिससे सस्पेक्ट का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद पुलिस को एक और इनपुट मिलता है। पुलिस को ये पता चलता है कि जितने भी बिलोंगिंग विक्टिम के पास से गायब थे उन्हें पॉन शॉप में बेचा जा रहा था और पॉन शॉप के ओनर सेलर्स के सारे डिटेल्स रखते हैं, जैसे उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका फोन नंबर और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो पॉन शॉप वाले सबसे पहले तो पुलिस को कैमरा देते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि चार्ली का था। पुलिस ने जब सेलर का रिकॉर्ड चेक किया तो बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था और लास्ट टाइम जो कार क्रैश हुआ था हाईवे के बीच में, उस कार से जो फिंगरप्रिंट मिला था उसका भी पता चला कि और कोई नहीं बल्कि इसी केस की सस्पेक्ट एलिन थी। इस जब पॉन शॉप की फुटेज कलेक्ट करती है इसको फुटेज में एक औरत दिखती है, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, ना मास्क, ना किसी तरह का छुपने का कोशिश, ना किसी का डर। देखकर ऐसा नहीं लगा था जैसे उसने किसी की जान ली हो। पुलिस ने पॉन शॉप के सेलर्स एंड मर्डर के टाइमिंग को मैच किया और बिल्कुल इजीली मैच हो रहा था। मर्डर के कुछ ही दिनों या घंटे के बाद पॉन शॉप में उन आइटम्स को देख दिया जाता था। अब पुलिस के पास सिर्फ सस्पिशन नहीं था, के पास पेपर ट्रेल था। इस पॉन शॉप के एविडेंस और कार से मिले हुए फिंगरप्रिंट का बैकग्राउंड पुलिस चेक करती है तो एक नाम सामने आता है जो कि था एलिन वॉन। इस नाम पे ऑलरेडी कई क्रिमिनल चार्जेस दर्ज थे पुलिस के रिकॉर्ड में। 9 जनवरी 1999 एलिन को एक बाइकर क्लब में अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर हैविंग एन इनलीगल गन। इस वक्त तक पुलिस के पास इस बात का एविडेंस नहीं था कि एलिन ने सारे मर्डर किए हैं, तो एलिन को पकड़ने के लिए पुलिस उसकी इनलीगल गन का वारंट निकालती है और इसके थ्रू एलिन को अरेस्ट करते हैं। 29 फरवरी 1956 रोचेस्टर, मैसिगन, यूएसए। 18 साल का लियो डेल और 16 साल की डायन वॉन
को एक बेटी होती है जिसका नाम वो एलिन बोल सकते हैं। एलिन के पेरेंट्स का मैरिटल लाइफ काफी टॉक्सिक था, उनके बीच में काफी ज्यादा झगड़े हुआ करते थे, जिस वजह से आगे जाके वो लोग डाइवोर्स हो लेते हैं। एलिन का एक बड़ा भाई था जिससे एलिन काफी ज्यादा क्लोज थी। एलिन के साथ जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता, एलिन सबसे पहले अपने बड़े भाई से जाकर शेयर किया करती। एलिन की माँ जनरली घर से बाहर ही रहा करती थी और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती थी। ऐसे हालात में एलिन का बड़ा भाई एलिन का ख्याल रखा करता था। एलिन के लिए उसका बड़ा भाई उसकी माँ बन चुका था। जब एलिन 4 साल की होती है तब उसकी माँ एलिन को और उसके बड़े भाई को उनकी ग्रैंड पेरेंट के घर भेज देती है। इन ए नॉर्मल फैमिली ग्रैंड पेरेंट घर के लिए काफी वार्म, काफी प्रोटेक्टिव एंड एक ऐसा जगह होना चाहिए था जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा एलिगेशन था कि एलिन के ग्रैंडफादर एलिन को सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे, सेक्सुअली असॉल्ट किया करते थे, जिसका असर एलिन के ऊपर साफ साफ दिखता था। स्कूल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलिन काफी मेंटली डिस्टर्ब रहा करती थी। एलिन का हर छोटी छोटी बातों में उसके टीचर्स, उसके स्कूल के बच्चों से बहस होता था। उसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से टीनेज तक पहुंचते पहुंचते एलिन का बिहेवियर काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुका था। When she was just 14, she was raped by her grandfather's close friend and she got pregnant. After delivering a baby, उसके ग्रैंडफादर ने एलिन के बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया। इवेंट के बाद से एलिन को स्कूल से निकाल दिया गया। अब एलिन स्कूल और फैमिली से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, बहुत ज्यादा आइसोलेट रहने लगी थी। इन 1972 जब एलिन सिर्फ 16 साल की थी कि ग्रैंडमदर का डेथ हो जाता है, जिसके बाद एलिन के ग्रैंडफादर एलिन को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद एलिन का जिंदगी परमानेंटली अनस्टेबल हो जाता है। सरवाइव करने के लिए एलिन हिचहाइकिंग करती है, हाईवेज, रेस्ट स्टॉप, रोड साइड एरिया। अब यही एलिन का जिंदगी बन चुका था। इसी दौरान एलिन एज अ सेक्स वर्कर भी काम करने लगती है एंड इसके साथ साथ एलिन कुछ माइनर क्राइम जैसे कि चोरी, असॉल्ट इन्वॉल्व हो चुकी थी। इसी सब के दौरान एक और खबर आता है कि एलिन के भाई का डेथ हो जाता है। ये बात एलिन को इमोशनली ब्रेक कर देता है, सब पूरी तरह से टूट चुकी थी। आफ्टर हिज ब्रदर डेथ एलिन को कुछ लमसम अमाउंट मनी मिलता है, इसको वो अपने ऊपर चल रहे केसेस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। एंड आफ्टर जब पैसा खत्म हो जाता है तो फिर एलिन वापस उन्हीं सब कामों में आ जाती है। 1986 गे बार में एलिन ट्राया से मिलती है। ट्राया वो डिफरेंट गर्ल फॉर एलिन, वो एलिन की इमोशनल सपोर्ट बनती है। उससे मिलकर एलिन को पहली बार घर जैसा फील होता है जहाँ वो बिलोंग कर सकती है। एलिन ट्राया को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड काफी ज्यादा पॉजिटिव थी, पर अभी भी पुलिस को फाइनल कंफर्मेशन चाहिए था, इसीलिए वो एलिन के सबसे क्लोज पर्सन को अपना टारगेट बनाती है, ट्राया। पुलिस ट्राया को ऐसा बोलती है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ भी सबूत है एंड अगर हम चाहे तो तुम्हें भी इस केस में सजा दिलवा सकते हैं। अगर तुमने कोऑपरेट किया हमारे साथ तो तुम सजा से बच सकती हो। ट्राया बिल्कुल ऐसा ही करती है जैसा पुलिस ने कहा। ट्राया पुलिस के साथ कोऑपरेट करने लगती है और इसके बाद पुलिस को वो करती है जो इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पुलिस ट्राया से कॉल करवाती है और उसे बातों बातों में ही एलिन से कन्फेस करने को बोलती है। एज सच दे वर टॉकिंग, ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा था, तो बातों बातों में ही एलिन सारे मर्डर्स को कन्फेस कर लेती है। एलिन अपने विक्टिम से हाईवे पर मिला करती, वो जनरली अकेले ट्रैवल कर रहे मिडिल एज आदमियों को टारगेट बनाती, उनसे वो लिफ्ट मांगती। शुरुआत में वो काफी फ्रेंडली बिहेव करती थी, उन लोगों को थोड़ा सा भी शक ना हो। एंड जब वो लोग किसी शांत रिमोट एरिया में पहुंचते तो एलिन एक्चुअल फेवर के बारे में पूछती और एलिन उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होती और फिर एलिन अपने .22 कैलिबर गन से उन्हें शूट कर देती। कोर्ट में एलिन का ये कहना था कि जितने भी लोगों का उसने जान लिया है, जितने भी लोगों को उसने मारा है, वो सब उसे रेप करने की कोशिश कर रहे थे और ये सब
एलिन ने अपने सेल्फ डिफेंस पे किया है। एलिन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते कि 7 मर्डर केस में 3 तरह से बॉडी को छुपाना, कि बिलोंगिंग्स को चोरी करना बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखा रहा था कि एलिन को इट वाज लाइक एलिन ने पहले से प्लान कर रखा था कि वो इस तरह से उन्हें मारेगी, ऐसे ऐसे वो उनसे पैसा कलेक्ट करेगी। इट वाज अ फुल प्लान ऑफ एलिन। कोर्ट ने एलिन को 6 मर्डर के लिए गिल्टी पाया और उसे मल्टीपल डेथ सेंटेंस दिया गया।